हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने फिर से केमिस्ट्री में अनसॉल्व पेपर 2025 क्लास 12 जो कि चल रहा था सेट नंबर 7वां 347 KF। तो इससे पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन 3 तक सॉल्व कर चुके थे, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन 4 से। तो चलिए क्वेश्चन चौथे का कहता है 0.1 कैपिटल एम का मतलब होता है मोलरता यूरिया तथा 0.1 कैपिटल एम NaCl विलयन में किसका परासरण दाब अधिक होगा, कारण सहित समझाइए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसमें परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है। ठीक है, कौन सा गुणधर्म है? अणुसंख्य गुणधर्म है। और परासरण दाब P समानुपाती होता है I। I क्या है बच्चों? वांट हाफ गुणांक। अब ये जो यूरिया है NH2CONH2 यूरिया है और NaCl ये है। ये आयनों में अपघटित नहीं होगा। ठीक है, अपघटित नहीं होगा, लेकिन NaCl आयनों में टूटेगा, धनायन Na+ और ऋणायन Cl-। तो इसके लिए I क्या होगा बच्चों? कितने आयन मिले? एक धनायन एक ऋणायन, और टूटने से पहले कितना था टोटल? 1। तो I का मान कितना मिला? 2 मिला। ठीक है, और ये यूरिया आयनों में टूटा ही नहीं है, तो ये परासरण दाब P किसके समानुपाती होता है? I के। इसका मतलब किसका परासरण दाब अधिक होगा? NaCl का 0.1 m NaCl का परासरण दाब अधिक होगा। बात आपको समझ में आई क्या? I से पता करेंगे। ये इसमें धनायन और ऋणायन आपको दिख नहीं रहे, तो इसका मतलब इसमें I होगा ही नहीं। इसमें I है धनायन और ऋणायन। कितने धन मिले कितने ऋण मिले? तो टोटल मिले 2। तो ये 2 आ गया बटे में, पहले कितना था? पहले 1 था, तो 1। तो I का मान कितना आया? 2। तो जिसके लिए I का मान ज्यादा होगा उसी का परासरण दाब ज्यादा होगा। ठीक है, रेडॉक्स विभव की व्याख्या कीजिए। रेडॉक्स विभव होता क्या है? किसी सेल में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होने वाले विभव को रेडॉक्स विभव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये रिएक्शन लिखी है, Zn + Cu+2 गिव्स Zn+2 + Cu। ये ठोस, ये एक्वस AQ मतलब एक्वस को हिंदी में क्या बोलते हैं? जलीय विलयन। और ये S सॉलिड ठोस। आप देखिए, क्या ये रेडॉक्स अपक्रिया है? तो रेडॉक्स अपक्रिया आप कैसे पहचानेंगे? जिसमें ऑक्सीकरण भी होता हो और अपचयन भी होता हो। तो देखिए, इधर Zn के ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो क्या लिखा है? 0। और इधर Zn के ऊपर आवेश कितना है? +2। तो 0 से +2 हो गया, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई। इसका मतलब ऑक्सीकरण हो गया। इसमें +2 लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो क्या लिखा होगा? 0। तो 2 से 0 हो गई, इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या घट गई। तो ऑक्सीकरण संख्या घट गई तो क्या हुआ? अपचयन। तो ये वाली जो अपक्रिया लिखी हुई है, इस अपक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, इसलिए ये कौन सी अपक्रिया है? रेडॉक्स अपक्रिया। और इसके द्वारा जो विभव उत्पन्न होगा उसको कहते हैं रेडॉक्स विभव। तो ये जो इस अभिक्रिया के लिए सेल का विद्युत वाहक बल है ई सेल कितना होता है? 1.097 वोल्ट। इसी को आप कहेंगे रेडॉक्स विभव। तो जो रेडॉक्स अपक्रिया है उसमें जो विभव उत्पन्न होगा उसी को बोलते हैं रेडॉक्स विभव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शून्य कोटि की अपक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो शून्य कोटि की अपक्रिया का उदाहरण है गैस
प्लेटिनम की उपस्थिति 2N2 प्लस O2, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसकी कोटि कितनी है बच्चों? इस अभिक्रिया की कोटि शून्य है, 0। किसी धात्वीय पृष्ठ पर, धात्वीय पृष्ठ, धातु, धात्वीय पृष्ठ पर गैसीय पदार्थ के अपघटन, ये अपघटन हो रहा है, गैसीय पदार्थों के अपघटन की क्रिया शून्य कोटि की होती है। धातु की उपस्थिति में, या उसी को बोला धात्वीय पृष्ठ पर गैसीय पदार्थों के अपघटन, यहाँ क्या हो रहा है? अपघटन, टूट रहा है, तो अपघटन की क्रिया शून्य कोटि की होती है। ठीक है। घ नंबर कहता है निम्नलिखित धातु आयन के जलीय विलयन का रंग बताइए। रंग बताना है बच्चों। तो देखिए, आपको पहले से जानकारी है क्या कि यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो रंगीन, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो रंगहीन। अगर अकेला इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो रंगीन होगा, और नहीं है तो रंगहीन होगा। तो बस यही भर चेक करना है। उम्मीद करते हैं आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा, और हो सकता है अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले Zn, Zn, तो Zn का परमाणु क्रमांक 30 होता है। आप एस्पिरिया बनाइए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। ठीक है। अब Zn प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो लास्ट में क्या बचेगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। अब 3d को बनाइए, 3d उपकोष, d के कितने भाग हैं? 5, 1 2 3 4 5, 10 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, और नहीं है तो Zn प्लस 2 कैसा होगा? रंगहीन होगा। Zn प्लस 2 कैसा होगा? रंगहीन। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं Cu प्लस 2 की तरफ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, Cu प्लस 2, तो पहले आप Cu को बनाइए। Cu का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29। आपका बनेगा 4s1, 3d10। अब आ गए Cu प्लस 2, Cu प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक यहां से निकलेगा और एक यहां से निकलेगा, तो यहां स्थिति क्या बनी? 3d9। अब 9 इलेक्ट्रॉन भरिए, तो हो गए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कितना? 1। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे जितने हो, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? रंगीन। क्या होगा बच्चों? रंगीन। आप जानते होंगे Cu प्लस 2 का रंग कैसा होता है? नीला। ठीक है, ये Cu प्लस 2 हो गया। अब आते हैं Cu प्लस, तो Cu प्लस देखिए, Cu का यही बनेगा, और Cu प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये भर निकल जाएगा, ये ज्यों कहते हो 3d10 रहेगा, तो ये 3d10 हो गया। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, तो Cu प्लस क्या होगा? Cu प्लस रंगहीन, रंगहीन। ठीक है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर है तो रंगीन, और प्रकृति होती है अनुचुंबकी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो रंगहीन, और प्रकृति कैसी होती है? प्रतिचुंबकी। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इस प्रकार से आपका घा हो गया। आगे चलते 5वां क्वेश्चन।
पांचवें का कहता है निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ये आपको सेल दिया गया है, ठीक है, इसका विद्युत वाहक बल निकालना है। तो देखिए बच्चों, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करें आप, ये जो सेल लिखा है इससे सेल अभिक्रिया लिख लें। सेल अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए, इसको कहते हैं लवण सेतु। ये बीच में ये बंटवारा करता है, इस तरफ लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, ठीक है। तो इधर का पहला Cu प्लस इधर का पहला Ag प्लस इधर का पहला गिब्स। अब इधर का दूसरा इधर का भी दूसरा Cu प्लस 2 प्लस का दूसरा इधर Ag। इधर ये बंटवारा हो गया, इधर का पहला इधर का भी पहला लिखा है इक्वल या गिब्स, इधर का दूसरा लिख दिया। अब इसके बाद क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, तो देखिए इधर LHS में आवेश कितना है, इधर तो 0 है, इधर 1 है, तो टोटल आवेश हुआ 1। और इधर आवेश कितना, इधर 0 है, इधर 2, इधर आवेश कितना हुआ 2। इधर 2 आवेश है, इधर 1 आवेश है, तो हमने क्या किया, इधर 2 का गुणा करा दिया। तो आवेश कितना हो गया बच्चों, प्लस का 2। इधर भी आवेश कितना है 2, और Ag 2 हो गए, तो इधर भी 2 लगा दिए, तो इधर Ag 2 हो गए। अब हमारी रिएक्शन ये क्या हो गई, संतुलित हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं Cu प्लस 2 की सांद्रता कितनी है 1 m, और Ag प्लस की कितनी है 1 m, ठीक है। अच्छा, अब हमने नष्ट समीकरण लगाया। नष्ट समीकरण क्या कहता है, कहता है EMF, जो निकालने को बोला है, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोम्यूटो फोर्स, ठीक है, EMF। इसी को ई सेल भी बोल देते हैं। तो E0 सेल माइनस का 0.059/n log बेस 10 उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। E इक्वल E0 माइनस 0.059/n log बेस 10 उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। ये n क्या है बच्चों, n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए इधर आवेश कितना हुआ +2, RHS में भी आवेश कितना हुआ +2, तो n का मान कितना हो गया 2, n का मान 2 हो गया। देखिए E सेल बराबर E0 सेल निकालना है, और ये आपको ये 2 मान दिए गए। तो E0 सेल निकालने के लिए E राइट माइनस E लेफ्ट, राइट में कौन है, राइट में है ये बंटवारा हो गया, ये राइट ये लेफ्ट, तो राइट में है Ag वाला, ठीक है। पहले पूरा सूत्र लिखते हैं, माइनस, देखिए E सेल का सूत्र रखा E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। अगर आप चाहें तो इसके स्थान पर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड भी लिख सकते हैं। यहां R और L ये हमने कहा ये दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है, तो राइट माइनस लेफ्ट लिखा। आप चाहें तो इसकी जगह कैथोड माइनस एनोड लिख सकते हैं, ये कैथोड होता है, ये क्या होता है एनोड, ठीक है। 0.059 n का मान अभी कुछ देर पहले हमने कितना बताया था 2 log बेस 10 उत्पाद कौन है Cu प्लस 2 Ag, ये उत्पाद है, और Ag के आगे 2 लगा हुआ है, तो ये 2 घात में लग जाएगा, अपॉन अभिकारक ये Cu, और ये Ag प्लस आगे 2 लिखा हुआ है, तो ये घात में लग जाएगा, ठीक है। मान रखा, राइट में कौन है Ag वाले का मान 0.80, माइनस लेफ्ट में कौन है Cu वाले का मान कितना है 0.34, माइनस का 0.059/2 log बेस 10। अब ध्यान से देखिएगा, Cu प्लस 2 की सांद्रता कितनी दी है 1 हो गई, गुणा Ag की सांद्रता दी गई है, नहीं दी गई। Ag क्या है, शुद्ध धातु है, ये है आयन और ये है शुद्ध धातु। शुद्ध धातु की सांद्रता कितनी होती है 1।
आपको पेपर में दी जाए या ना दी जाए, शुद्ध धातु की सांद्रता 1 होती है, तो इसको 1/Cu, ये भी शुद्ध धातु है तो 1 हो गई, और Ag+ की सांद्रता दी गई 1, स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो ओवरऑल log 1 आएगा, और log 1 का मान कितना होता है 0, ये आ गया 0.46 माइनस 0.059/2 log 1, log 1 का मान कितना हो गया 0, तो 0.46 माइनस 0.059/2 log 1 का मान 0, तो ये पूरा 0 हो गया, तो आंसर आ गया 0.46 वोल्ट, ये आपका आंसर। ध्यान से समझ लीजिए आप, देखिए ये उत्पाद रखा, अभिकारक रखा, Cu+2 का मान तो दिया है 1, तो 1 रखा, और Ag का नहीं दिया था, ये शुद्ध धातु है, ये आयन है और ये शुद्ध धातु है, और शुद्ध धातु की सांद्रता 1 होती है, 1 रखा, ये भी शुद्ध धातु है तो 1 रखा, और Ag+ का मान दिया है, तो log 1 का मान क्या होता है बच्चों 0, तो गुणा कराएंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यही भर आएगा, तो 0.46 वोल्ट ये आपका फाइनल आंसर। अभिक्रिया की आणविकता को उदाहरण द्वारा समझाइए, तो उदाहरण CH3COOC2H5, इसका नाम है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, इसकी क्रिया जल से कराई अम्ल की उपस्थिति में, तो H2O को आप इस प्रकार लिख सकते हैं H और OH, तो देखिए क्या निकल गया C2H5OH, C2H5OH, बचा क्या CH3COOH, तो CH3COOH प्लस C2H5OH, देखिए आसानी से रिएक्शन हो गई, इसका नाम एथिल एसीटेट है, ये तो जल है, ये एसीटिक अम्ल है, ये एथिल एल्कोहल है। आणविकता कितनी है इसकी, आणविकता बराबर 2, क्यों, क्योंकि कितने अणुओं ने भाग लिया, 2 अणुओं ने भाग लिया, तो आणविकता कितनी हो गई 2। अब परिभाषा लिख लीजिए, परिभाषा कहती है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुन लीजिए, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया की आणविकता का मान सदैव एक धनात्मक पूर्ण संख्या होता है, ठीक है, सदैव एक धनात्मक पूर्ण संख्या होता है। इस प्रकार से ये खा नंबर हो गया। चलिए आगे गा नंबर 5वें का गा कहता है बच्चों, समझाइए कि CONH3 का होल 5Cl SO4 एवं CONH3 का होल 5 SO4 बाहर Cl किस प्रकार के समावयवी हैं। तो देखिए CONH3 का होल 5Cl SO4, जब इसको जल में घोलेंगे तो CONH3 का होल 5Cl SO4 ये अलग हो जाएगा, और आपको पता है SO4 क्या होता है -2, तो ये अपने आप क्या होगा +2। भाई SO4 -2 होता है तो ये अपने आप क्या हो जाएगा +2, तो धन अलग हो गया और ऋण अलग हो गया। अब जब बेरियम क्लोराइड की SO4-2 से रिएक्शन होगी, बेरियम क्लोराइड कहने का मतलब है इसको जलीय विलयन में जब बेरियम क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो ये बेरियम सल्फेट सफेद अवक्षेप बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, सफेद अवक्षेप, ठीक है। अब दूसरे वाले को लेते हैं, CONH3 का होल 5 SO4Cl, ये इसको आयनों में तोड़ा तो Cl माइनस होता है तो ये अपने आप प्लस हो जाएगा, तो CONH3 का होल 5 SO4 प्लस और Cl माइनस क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। अब इसको सिल्वर नाइट्रेट में मिलाया, ये Cl माइनस, ये तो क्रिया नहीं करेगा, Cl माइनस क्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा AgCl, यहां 2Cl माइनस अलग हो जाएगा और यहां पे NO3 माइनस अलग हो जाएगा। इसका भी अवक्षेप सिल्वर क्लोराइड का भी कैसा होता है,
सफेद अवक्षेप होता है, ठीक है। तो चूंकि दोनों संकुल जलीय विलयन में अलग अलग सफेद अवक्षेप देते हैं, अतः दोनों एक दूसरे के आयनन समावयवी हैं, अंडरलाइन कर दीजिए इसको, मेन है। किस प्रकार के समावयवी हैं? आयनन समावयवी हैं, क्योंकि अलग अलग आयन और ये कैसे अवक्षेप बना रहे? सफेद अवक्षेप बना रहे, ठीक। अगला फेहलिंग अभिकर्मक किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में प्रयुक्त होता है? फेहलिंग विलयन। तो बच्चों फेहलिंग अभिकर्मक CuO एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद करने हेतु प्रयुक्त होता है, ठीक है। एवं अपचायक शर्करा को पहचानने में भी प्रयुक्त होता है। एल्डिहाइड फेहलिंग अभिकर्मक से क्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप बनाते हैं, जबकि फेहलिंग अभिकर्मक कीटोन से क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। रिएक्शन कोई भी एल्डिहाइड फेहलिंग विलयन, ये क्या है बच्चों? फेहलिंग विलयन या अभिकर्मक क्या होगा इसका? ये दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं, तो जब दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं तो इसका ऑक्सीकरण कर देंगे अम्ल में, RCOOH प्लस स्वयं कन्वर्ट हो जाएंगे Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। तो इस प्रकार से ये रासायनिक समीकरण भी हो गया। मेन क्या है? ये एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान के लिए प्रयुक्त होता है। कीटोन क्रिया नहीं करता है और एल्डिहाइड क्रिया करके अम्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो CuO है ये बदल जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल भूरे अवक्षेप में। और अपचायक शर्करा को पहचानने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस वीडियो में क्वेश्चन 5वां ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 6 से लगाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो और पढ़ाई अच्छी लगे, समझ में आए, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।